बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं और आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर पंजाब बुक के हिसाब से देखा जाए तो हर साल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और अगर फेडरल बुक का देखा जाए तो लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया गया था। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है इसको, ताकि इसके अंदर जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक इतना बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है, शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है ताकि हम लोग लास्ट तक इसको क्लियर कर लें और इसमें से कोई सभी क्वेश्चन बने तो वो हम लोगों को आता हो। तो टॉपिक का नेम है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मेरे पास एक पाइप है और मैं उसमें से पानी निकल रहा है ऐसे। अगर मैं उसमें से पानी जहां से निकल रहा है यानी उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, उसके ऊपर हाथ रखता हूं ऐसे, तो पानी ज्यादा प्रेशर से निकलता है। ऐसा ही है ना, अगर पानी यहां से पाइप से नॉर्मल निकल रहा है और मैंने उसके ऊपर आधा हाथ रख दिया तो पानी ज्यादा प्रेशर के साथ इस पाइप में से निकलेगा। ऐसा ही होता है। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं इसको कि मेरे पास जो एरिया होता है, एरिया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। V यहां पे क्या है? वेलोसिटी। मतलब एरिया जितना कम करोगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है, एरिया जितना ज्यादा करोगे वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। ऐसा ही है, इनवर्स रिलेशन यही होता है ना। मैंने आपको बताया कि अगर पाइप है और ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैंने इसके ऊपर आगे हाथ रखा और मेरे हाथ रखने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? A V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हम लोग प्रूफ करेंगे और इस इक्वेशन से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी ये हम लोगों ने इसमें देखनी है। तो सबसे पहले डिफिनेशन की तरफ आते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड the product of cross sectional area A and the speed of fluid V। प्रोडक्ट मतलब होता है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाओ, एरिया को और V को, इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं A को यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को V से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पे। ये हमारे पास बेसिक इसका थीम है। दोबारा देखें, एक पाइप था मेरे पास, पाइप के आगे से मैंने हाथ रखा, पानी उसमें से निकल रहा था। तो आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा कि उसमें से पानी का प्रेशर तेज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया तो फिर क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो मैंने इसको लिखा कि ये इनवर्स रिलेशन है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है, और एक चीज के कम होने से दूसरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फिर हम लोगों ने लिखा कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी is always equal to constant for any ideal fluid। यहां पे बेटा जी बात आ जाती है आइडियल फ्लूइड होता क्या है। आइडियल फ्लूइड जो होता है ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम लोग एज ए एजम्पशन, एज ए परफेक्ट फ्लूइड लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती है। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0 के बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, यानी कि पार्टिकल ऐसे मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट मूव करता है। तीसरा ये कि ये जो फ्लो है इसका, फ्लूइड फ्लो, वो लेमिनर है, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है इसका, टर्बुलेंट फ्लो इसका नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। और इसकी जो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि ये कंप्रेसिबल नहीं होगा। कंप्रेसिबल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्रेसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। कोई भी आइडियल फ्लूइड होगा तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, उसकी विस्कोसिटी 0 होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, और वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी जो हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा। ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग आइडियल केस के बारे में यहां पे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक पाइप ले लिया और इस पाइप का ये जो एंड है, यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? मैंने कहा कि ये जो ग्रीन वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको A1 कंसीडर कर लो, और यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, A2 कंसिडर कर लिया। तो मैंने क्या लिया, एक पाइप लिया, उसका एक एंड जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 सॉरी और दूसरे का क्या हो गया, A2 हो गया। इसमें से जो मैस इंटर हुआ पानी का वो मैंने कह दिया M1 और यहां से जो निकलेगा उसको मैंने क्या कह दिया, M2। यहां से जो पानी की स्पीड थी उसको मैंने क्या कह दिया, V1 और यहां से जो एग्जिट हो रहा है उसको मैंने क्या कह दिया, V2। यहां से पानी जो आगे डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स सपोज मैंने यहां से लेके यहां तक पानी ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने X1 का नाम दे दिया और यहां पे जो उसने कवर किया थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको मैंने क्या नाम दे दिया, X2 का नाम दे दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा T के इतने टाइम के अंदर लिक्विड जो था, मैस जो था उसने यहां से अंदर फ्लू किया। ओके, मैंने क्या लिया, एक आइडियल फ्लूइड लिया, एक पाइप के अंदर से मैंने उसको इंटर करना और उसी पाइप से वो निकलेगा। तो जहां से इंटर कर रहा है वहां पे इसका जो मैस होगा वो M1 है, जहां से वो एग्जिट कर रहा है उसका मैस M2 है, जहां से वो इंटर कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है, जहां से वो निकला है एग्जिट होगा वहां पे वेलोसिटी क्या है, V2 है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों एंड का रिस्पेक्टिव अगर देखें तो A1 और A2 हमारे पास आ गया। ओके, हमने बेटा जी एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज। अब देखें, मैस यहां से जितना पानी इंटर होगा वो पानी यहां से उतना ही निकलेगा, ऐसे ही है। ऐसा हो सकता है कि यहां से पानी कम इंटर हुआ और रास्ते में पानी ज्यादा हो जाए, नेवर। जितना पानी पाइप के अंदर इंटर हुआ है उतना ही पाइप में से निकलेगा ना, रास्ते में मैस तो नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्ट हमने कहां से लेना है कि जितना पानी का मैस इंटर हुआ उतना ही सिस्टम को एग्जिट करेगा। तो स्टार्ट मैंने क्या ले लिया कि जो डेल्टा M1 है, मैस 1 इज इक्वल टू क्या है, मैस 2 के। ठीक है, सिंपल सी बात। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ फार्मूले मैंने साइड पे लिखे हैं, ये आप लोगों को आते होंगे। ये आप लोगों ने सिर्फ फार्मूले अगर याद कर लिए तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डन है। 3 फार्मूले हैं। सबसे पहले तो डेंसिटी का फार्मूला M/V, वॉल्यूम का फार्मूला बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और अगर एरिया के हिसाब से देखें तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो एरिया इंटू हाइट। एस यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू VT, आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेल्टा M किसके इक्वल होगा, अगर ये V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेंसिटी डेल्टा V, और डेल्टा V वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू हाइट। और स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने क्या कहना है कि जो Vx है यानी कि जो डिस्टेंस चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इंटू डेल्टा T, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। M1 और M2 क्यों इक्वल है, हमने कहा कि लॉ ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि जितना मैस सिस्टम के एक पाइप से एंटर हुआ उतना ही उस पाइप से निकलेगा। तो M1 इक्वल टू M2 हो गया। ठीक है, ये M1 की वैल्यू मैंने बेटा जी डेंसिटी से निकाली है, जो क्या थी डेल्टा, ये आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर M की वैल्यू निकालो तो M यहां पे रहा और V उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने भी यही किया कि डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2 M की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे पुट कर दिया। ये सामने मैंने आपका स्टेप भी किया हुआ है। सेकेंडली अब मुझे बताएं कि वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है। हमने यहां पे कहा कि वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू हाइट, और एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया ना, और मल्टीप्लाई जब हाइट होगा तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो एरिया इंटू हाइट, हाइट अब क्या है बेटा जी, देखिए अब अगर मैं इस सिलेंडर को यहां पे लेता हूं तो स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इसका एरिया हो गया, और ये जो सिलेंडर की हाइट है ये इसकी हाइट हो गई। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो वॉल्यूम की जगह मैंने क्या फॉर्मूला पुट किया, एरिया इंटू हाइट। तो इस A1 के लिए, साइड 1 के लिए A1 डेल x1 और साइड 2 के लिए A2 हमारे पास डेल x2, A2 डेल x2 आ गया। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या कहा कि डेल x जो है वो हमारे पास इक्वल है जी V डेल्टा T के, और यहां पे भी क्या होगा, V डेल्टा, डेल x मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो उसने कवर किया। डेल x क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो उसने डिस्टेंस कवर किया। x क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो डेल्टा x चेंज इन डिस्टेंस। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही पे लिखा हुआ है, क्या होता है, v इंटू
टी। तो हमने भी क्या लिखा, v इंटू डेल्टा टी। तो मैंने यहां पे सिंपल क्या किया, इस डेल एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी v1 डेल्टा टी, और इस x2 की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, v2 डेल्टा टी। और ये वैल्यू मैंने कहां से ली है, यहां से ली है, और ये मैंने कहां से लिया, इस फार्मूले से लिया। ओके, यहां करने के बाद अब देखें, अब यहां पे भी डेल्टा टी और यहां पे भी डेल्टा टी, डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, डेंसिटी 1 एरिया 1 v1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 एरिया 2 और v2। और अब आप देखेंगे कि फॉर एन आइडियल सिस्टम, मैंने आइडियल सिस्टम की कितनी कंडीशन बताई है आपको, मैंने बताई है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि कंप्रेसिबल नहीं होता, जो कि कंप्रेसिबल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल। और जो कंप्रेसिबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। दोबारा सुनिए, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। उस सॉल्यूशन को अगर कंप्रेस किया जाएगा तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वही आइडियल सॉल्यूशन होगा, वही आइडियल फ्लूइड होगा। और अगर वो कंप्रेस होगा तो वो आइडियल नहीं है। तो हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, और जब वो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस यदि दबा नहीं सकते, तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मेरे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास डेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी से काट के मेरे पास क्या बच गया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो वही बात हमने प्रूव करनी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड v इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड v। किसी भी पॉइंट पे ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एनी आइडियल फ्लूइड प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। वही चीज हम लोगों ने क्या कर दी है, प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यहां से देखें AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये मैंने प्रूव किया, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। V का फॉर्मूला क्या होता है, V मेरे पास होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल एक्स, यहां पे डिस्टेंस ने कवर किया, और डेल्टा टी मैंने यहां पुट कर दिया, डेल एक्स बाय डेल्टा टी। अब देखिए दोबारा से ए डेल एक्स आ गया, और ए डेल एक्स जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है जी, v के, डेल्टा v के। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपके पास गैस आइडियल है, अगर आपके पास फ्लूइड आइडियल है, तो आइडियल केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, हमने प्रूव भी किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास है सिस्टम, उसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड है अगर वो रियल है, तो रियल के केस में हमारे पास डेंसिटी इक्वल नहीं होगी। ये वैसे आप लोगों के बुक में नहीं है, आप लोगों की बुक में यहां तक कवर हो गया, इस तक एंड हो गया है। आपकी बुक में जो टॉपिक है वो यहां तक आपका एंड हो गया, यही आपका नोट्स के अंदर, यही आप लोगों ने याद करना है। बट अगर मैं आप लोगों को एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताऊं कि वो पूछ लेता है कि आइडियल के केस में तो आप लोगों ने भाई डेंसिटी इक्वल करके काट दी है, और उसके बाद आप लोगों ने प्रूव कर लिया। बट अगर ये सोल्यूशन आइडियल, फ्लूइड आइडियल नहीं है, अगर ये फ्लूइड रियल है, तो व्हाट वी डू फॉर दिस, सो हाउ वी कैन सॉल्व दैट, कि अगर हमारे पास डेंसिटी इक्वल नहीं है तो हम तो कटिंग ही नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेंसिटी ए वी इज इक्वल टू डेंसिटी, सिंपल। अब कांस्टेंट क्या होगा, डेंसिटी ए वी। पहले क्या कांस्टेंट था, सिर्फ ए वी था, क्योंकि डेंसिटी तो इक्वल थी। बट अब क्या आ गया, डेंसिटी ए वी। अब डेंसिटी ए वी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आपके पास, डेल एक्स बाय डेल टी। अगर मैं पुट करता हूं डेल एक्स बाय डेल टी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डेल एक्स, और ए डेल्टा एक्स किसके इक्वल है जी, डेल्टा वी के। तो मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू, इसकी जगह पे क्या आ गया, डेल्टा वी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप लोगों को पता है कि डेल्टा वी किसके इक्वल है, किसके इक्वल है जी, डेल्टा एम के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। तो फॉर रियल सोल्यूशन, फॉर रियल फ्लूइड, सॉरी, फॉर रियल फ्लूइड, रेट ऑफ
चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और फॉर आइडियल फ्लूइड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोबारा देखें, फॉर रियल, क्योंकि डेंसिटी रियल सोल्यूशन फ्लूइड के अंदर डेंसिटी आपके पास इक्वल नहीं होगी। जब डेंसिटी इक्वल नहीं होगी तो डेंसिटी कटिंग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे हम लोगों ने डेंसिटी को कटिंग किया, मैंने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फ्लूइड के लिए मेरे पास डेंसिटी जो है वो कटिंग हो रही है डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी इक्वल है। डेंसिटी क्यों इक्वल है? क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं है। जब कंप्रेसिबल नहीं है तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो डेंसिटी यहां पे कटिंग हो गई। सिंपल प्रूव हो गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बट अगर डेंसिटी इक्वल नहीं है और मेरे पास जो फ्लूइड की टाइप आ रही है वो आ रही है रियल, तो व्हाट वी कैन डू? सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, यहां पे क्या आ रहा था, डेंसिटी कटिंग होगी, यहां पे डेंसिटी कटिंग नहीं होगी, लिख दिया हमने। यहां पे A1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट पुट किया, यहां पे क्या किया, डेंसिटी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे फिर क्या किया, V की जगह वैल्यू पुट की, यहां भी V की जगह वैल्यू पुट की। यहां पे क्या आ गया, A डेल V, A डेल्टा X किसके इक्वल आ गया, डेल्टा V के। यहां पे A डेल X क्या आ गया, डेल्टा V के इक्वल आ गया। बट यहां पे क्या चीज बेटा आ रही है, जो डेंसिटी आ रही है वो जो आइडियल में नहीं थी यहां पे है, तो दैट्स मेरे पास लास्ट में क्या बच रहा है, डेंसिटी इंटू डेल्टा V, जो कि मेरे पास इक्वल होती है डेल्टा M के। तो मैंने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा M बाय डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपके पास रियल सोल्यूशन आता है, फ्लूइड आएगा, रियल फ्लूइड के केस में हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और आइडियल केस में आपके पास होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोबारा से स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं कम करता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्पीड बढ़ जाती है। तो मैंने रिलेशन लिखा कि एरिया कम करने से स्पीड बढ़ जाती है। जब मैंने कांस्टेंट हटाया, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब AV इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने प्रूव करना था इस इक्वेशन के अंदर। ओके, स्टार्ट मैंने कहां से किया स्टूडेंट्स, स्टार्ट मैंने किया कि जितना मास इस पाइप से एंटर हो रहा है उतना ही मास यहां से क्या होगा, एग्जिट होगा। सिंपल सी बात है जी। और ये लॉ ऑफ मास भी है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो मैंने स्टार्ट किया मास से, फिर मास की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने पुट की कहां से, डेंसिटी वाले फार्मूले से, ये पुट कर दी जो मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अब जो V आया था डेल्टा V, वो किसके इक्वल है जी, एरिया इंटू हाइट के। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये तो हो गया एरिया, और जब हाइट मल्टीप्लाई करवा दोगे बंदे का वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर दिया, डेल एक्स की जगह पे मैंने पुट किया V डेल्टा T, और डेल एक्स की जगह पे V डेल्टा T कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला आता है V इंटू टी, हमने भी V इंटू डेल्टा टी किया। डेल एक्स की जगह मैंने V इंटू डेल्टा टी किया, इधर भी V इंटू डेल्टा टी किया, V से कटिंग हो गया, कटिंग डेल्टा टी से कटिंग होने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बची। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। फिर मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी इक्वल होगी, और डेंसिटी को कटिंग कर दी मैंने, मेरे पास बन गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब मैंने V का फार्मूला पुट किया जो मैं बहुत ही पहले से पढ़ता आ रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने पुट कर दिया V की जगह पे। तो जब मैंने V की जगह पुट किया तो V की जगह पे डेल एक्स बाय डेल टी आ गया। अब डेल एक्स बाय डेल टी जो है ये मैंने किसकी जगह पुट किया, V की जगह, वेलोसिटी की जगह। अब बन गया A इंटू डेल्टा एक्स, और A इंटू डेल्टा, ये एक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई है, तो A इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा V के। तो मैंने डेल्टा V बाय डेल्टा टी लिख दिया, सिंपल। ये तो मेरे पास क्या आ गया, आइडियल फ्लूइड का केस आ गया। अब जब बात करते हैं हम लोग आइडियल केस के अलावा रियल की, तो वहां पे डेंसिटी कटिंग नहीं होती है, तो डेंसिटी की नहीं जब कटिंग होगी तब मैंने सोल्व किया, वही काम किया, वेलोसिटी का फार्मूला पुट किया, फिर वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया, क्लोज किया, और फिर लास्ट पे मैंने ये फार्मूला यूज किया जिसमें डेंसिटी और वॉल्यूम मिलके क्या किसकी इक्वल है, मास के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मैसेज कीजिएगा,
स्टार्ट हम लोगों ने किया था किससे और एंड किस पे किया, मैं दोबारा 2 पॉइंट बता रहा हूं। स्टार्ट हमने किया था कि जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, और हमने एंड जब स्टार्टिंग की डेरिवेशन की तो हमने कहा था कि मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ ये 3 फार्मूले याद कर लें, सिर्फ ये 3 फार्मूले, और ये ड्राइव कहां से हुई है, इन तीनों से। अगर ये आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही आसान टॉपिक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।